नमस्कार, प्रणाम। आप सबको हमारा स्वागत है मैकमा जीनोम से। ये जीनोमिक्स गपशप है और हम आज एपिसोड नंबर 26 पे हैं, जहाँ हमें बहुत ही गर्व से ये कह सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर विपिन गोयल है, जो बहुत ही टॉप सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, हैदराबाद में केयर हॉस्पिटल में काम करते हैं। उन्होंने काफ़ी सारा जो है कैंसर के बारे में ना ही जस्ट डॉक्टर की तरह काम किया, बट ऑल्सो प्रिवेंशन और काफ़ी सारे अवेयरनेस के वीडियोस भी बनाए हैं। तो आपका स्वागत। धन्यवाद भाई और बहनों को प्रणाम। सबसे पहले मुझे इधर बुलाने के लिए धन्यवाद। आज बहुत ही हैप्पीनेस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस विल कट मैकमा जीनोम को फर्स्ट धन्यवाद मुझे इधर बुलाने के लिए। बहुत खुशी हो रही है आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करने के लिए और नई चीज़ सीखने के लिए। धन्यवाद। तो पहले हम शुरू करते हैं कि आपने डॉक्टर बनने का ये प्लान कब से किया और क्यों किया? करेक्ट। थोड़ा क्वेश्चन चेंज करूंगा मैं। डॉक्टर क्यों बना? तब तो जब मैं छोटा था, जब तो इमेच्योर था। अब ये बोल सकता हूँ कि डॉक्टर क्यों बनना चाहिए। अगर किसी को पैसे कमाना है तो प्लीज डॉक्टर मत बनिए। अगर आपको सोसाइटी को हेल्प करना है, या अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो प्रोफेशन लिया हूँ बहुत सही प्रोफेशन लिया हूँ, क्योंकि मैं पेशेंट के आंसू पोंछ सकता हूँ और जो खुशी में दे सकता हूँ कोई और प्रोफेशन नहीं दे सकता है। दूसरे प्रोफेशन में इससे ज़्यादा पैसा है, बट जो इज्जत, जो रेस्पेक्ट, जो दुआएं मुझे अपने प्रोफेशन में मिलती है वो कोई और प्रोफेशन में मिल ही नहीं सकती। तो अगर कोई सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, लोगों के आंसू पोंछना चाहता है, फैमिलीज में खुशी लाना चाहता है, तो इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है। ये एकदम सही कहा आपने। लेकिन आपने सारी फील्ड जो मतलब डॉक्टर्स के होती है उसमें से सबसे कठिन फील्ड चूज की है अपने, ऑन्कोलॉजी, यानी कैंसर रोग का ट्रीट करने की वो फील्ड आपने क्यों चूज किया? इसका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है। सबसे डिफिकल्ट फील्ड क्यों चूज की? मुझे बचपन से चैलेंजेस और डिफिकल्ट केसेस लेने का बहुत शौक था। जब मैंने जनरल सर्जरी कंप्लीट की, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, प्लास्टिक सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, यूरोलॉजी। बट जो चैलेंज ऑन्कोलॉजी में था वो कोई और ब्रांच में नहीं था। मुझे पहले से चैलेंजेस लेने का शौक था। जैसे ऑन्कोलॉजी में हम 8 घंटे 10 घंटे की सर्जरी करते हैं, जो हम कर सकते हैं शायद कोई और फील्ड वाला उतने एक्सटेंसिव सर्जरी नहीं करता है। अगर हम ओपन करते हैं तो एब्डोमेन को 30 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर ओपन करके जो भी अफेक्टेड पार्ट है पूरा निकालते हैं। तो जो चैलेंजेस मेरी फील्ड में मुझे मिलता है वो कोई और फील्ड में नहीं मिलता है। तो मुझे बचपन से चैलेंजेस लेने का शौक था, इसीलिए मैंने ये फील्ड चूज की। और अभी मैं रिपेंट नहीं करता हूँ क्यों लिया था, क्योंकि जो प्लेजर, जो खुशी मुझे पेशेंट की हंसी में मिलती है, जो ट्रीट होने के बाद कि कैंसर से वो ठीक हो गया है, इज बैक टू हिज लाइफ, कोई और प्रोफेशन में शायद ही मिलती होगी। बिल्कुल, क्योंकि जब किसी को कैंसर होने की खबर मिलती है तो ऑलरेडी उनको काफ़ी सारे उनको बहुत डर लगता है, और जब ठीक होके आते हैं तब। करेक्ट। अभी आप ये बोले हैं तो मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। कैंसर से डरना नहीं है। कैंसर, जो हम सोचते थे कि कैंसर इज इक्वल टू डेथ, बिल्कुल गलत है। कैंसर इज क्यूरेबल, और अगर ये स्टेज 1 में डिटेक्ट होता है तो हमारे पास क्योर चांसेस 95% से ज़्यादा है। देखिए कैसा है, समटाइम मैं इसलिए हमारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कैंसर इज बेटर देन शुगर एंड बीपी। क्यों? कैंसर एक बार आप ठीक हो गए तो आपको लाइफ लॉन्ग या नॉर्मल, कोई दवाई नहीं लेना है, कुछ करना नहीं है। बट शुगर और बीपी आपको एक बार आता है तो आपको जिंदगी भर दवाई लेना चाहिए, एंड इट इज लाइक ए स्लो पॉइजन। बट कैंसर डेफिनेटली अच्छी बीमारी नहीं है, बट कैंसर इज नॉट इक्वल टू डेथ। आपको कैंसर से डरना नहीं है, फाइट करना है। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की, आपने कहा कि जब अर्ली स्टेज में पकड़ी जाती है कैंसर तब क्योर होने का चांसेस है। तो क्या कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर इज प्रिवेंटेबल डेफिनेटली। प्रिवेंशन समझने के लिए 2 चीज समझना है। एक, रिस्क फैक्टर जो है जो कैंसर करता है, और दूसरा हेल्दी चीज। तो आपको अगर कैंसर को प्रिवेंट करना है तो 2 चीज कर सकते हैं। एक, रिस्क फैक्टर को हटाइए और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाइए, जिससे आप अगर कोई कैंसर सेल्स डेवलप होने के चांसेस है तो भी नहीं रहेंगे। फर्स्ट, अबाउट रिस्क फैक्टर्स, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर अपने इंडिया में है टोबैको।
टोबैको वेरियस फॉर्म में होता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। अभी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं पूछता हूँ टोबैको लेते हो, बोलते हैं नहीं। तब मैं पूछता हूँ सिगरेट पीते हो, यस। तो सिगरेट भी टोबैको है। लोग समझते हैं कि सिर्फ गुटखा खाना ही टोबैको है, गलत है। स्मोकिंग, हुक्का, बीड़ी सब टोबैको है। तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इन इंडिया इज टोबैको। तो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, आपके रिस्क फैक्टर निकालिए, जैसे टोबैको। 30% ऑफ द कैंसर्स इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ टोबैको। सेकेंड, प्रमोट योर हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा खाइए, मोर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस सबसे जरूरी है, ना ही सिर्फ कैंसर, आपके लंग और हार्ट के लिए भी। थर्ड, वैक्सीनेशन इज ऑल्सो वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे पास बहुत अच्छा वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, जो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है। तो आपको कैंसर प्रिवेंट करना है तो रिस्क फैक्टर को हटाना है और अपने बॉडी की इम्यूनिटी और हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना है। बिल्कुल आपने सही कहा। आपको देख के आप एकदम फिट रहते हो, तो आपने क्या ये जो हमने सारी बातें अभी बताई वो आप प्रैक्टिस करते हो? नहीं, वो तो मैं अभी सीखा हूँ एमबीबीएस आने के बाद कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बचपन से, मुझे खेलने कूदने का शौक था, बचपन से आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन। यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, बट अभी क्या हो गया है, शेड्यूल बिजी होने से ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो मैं स्पोर्ट्स चेंज किया हूँ। आई प्ले टेनिस नाउ डेज, एवरी डे 45 मिनट्स टेनिस खेलना जरूरी है। तो मैं अपने सब पेशेंट को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि आपको अपने जीवन हर रोज 30 मिनट से 40 मिनट्स अपने लिए निकालना चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, अगर कोई अपने जिंदगी में 30 मिनट्स अपने लिए एक्सरसाइज के लिए नहीं निकाल सकता है तो उसका जीना व्यर्थ है, उसका जीना, उसमें और कोई जानवर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको मिनिमम 30 मिनट्स पर डे कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं तो वॉकिंग के लिए निकल जाइए, जॉगिंग के लिए निकल जाइए। आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट योगा इज ऑल्सो वेरी गुड। बिल्कुल, आई थिंक जो भी कर सके आपके जो जितने भी मतलब पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे बिल्कुल आप चूज करिए। सी, ना ही आपको वो हेल्दी लाइफस्टाइल देगा, आपके मेंटल पीस के लिए भी बहुत जरूरी है। जिसके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अब जैसा मेरे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो जब भी स्ट्रेस ज़्यादा है मैं कुछ नहीं करता हूँ, हेडफोन लगा लेता हूँ और जॉगिंग के लिए निकल जाता हूँ 30 मिनट्स। एटलीस्ट 30 मिनट्स आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। व्हेन यू कम बैक यू विल बी वेरी फ्रेश टू डू द वर्क। तो सब ऑडियंस के लिए प्लीज़ अपने डेली लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ करते रहना है। और महिलाओं के लिए मेनली, आपका एक्सक्यूज बहुत कॉमन है, घर में कुछ काम रहता है, आपको क्या पता, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, वो सब एक्सक्यूजेस है, आपको सब अवॉइड करना है। अपने लिए आपको 30 मिनट्स निकालना है। यू हैव टू बिकम सेल्फिश। पहले अपना सोचिए, फिर बच्चों का और हस्बैंड का सोचिए। अपने लिए 30 मिनट्स डेली जरूर निकालिए। जैसे वो एयरपोर्ट में बताते हैं ना कि पहले अपनी बिल्कुल, जैसे पहले अपनी पेटी बांधिए फिर बाजू को हेल्प करिए। तो कैंसर तो कई तरह के होते हैं, तो आप अगर कोई, जैसे हमारे ऑडियंस में लोगों को समझ में नहीं आता है कि कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं, तो आप क्या उसमें कैसे उनको कैसे पता कि वो कौन से टाइप के कैंसर है? करेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, सर मेरे अंकल को कैंसर हो गया, ट्रीटमेंट बोलिए। कैंसर कोई एक टाइप का कैंसर नहीं है, देयर आर मोर देन 200 टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर का क्लासिफिकेशन दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला, ऑर्गन वाइज कि कहाँ से वो अराइज हो रहा है, जैसा अगर लंग से अराइज हो रहा है तो लंग कैंसर, ब्रेस्ट से अराइज हो रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर। सेकेंड, कौन से सेल से डिवाइड हो रहा है, उसी बेसिस पे सेकेंड क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसा अगर कोई लाइनिंग से आ रहा है, जैसे स्किन से या म्यूकोसा से, उसको एपिथेलियल कैंसर बोलते हैं। या कोई फैट से आ रहा है, जैसा मेसेनकाइमल ट्यूमर्स बोलते हैं। या ब्लड से आ रहा है तो ब्लड कैंसर, या लिम्फ नोड से आ रहा है तो लिम्फोमा। तो दो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन रहते हैं, एक ऑर्गन ऑफ ओरिजिन से, या सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग। तो अगर किसी ऑडियंस को, अगर फैमिली में देखा हुआ है कि किसी को कैंसर हुआ था या उनको जस्ट डर है, तो वो डॉक्टर के पास कब आते हैं? करेक्ट, डॉक्टर के पास आना चाहिए। बिल्कुल समझ गया क्वेश्चन। डॉक्टर के पास आप दो तरह से आ सकते हैं। एक, आपके नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए आ रहे हैं, तो जिसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक स्क्रीनिंग। आपको कोई सिम्टम्स नहीं है बट यू आर कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, तो आप अपना हेल्थ का बस रूटीन टेस्ट कराना चाहते हैं। या जब आपको सिम्टम्स है, सिम्टम्स अगर आप सिम्टम्स आपको इमीडिएटली है तो आप इमीडिएटली जाना चाहिए। सिम्टम्स 1 वीक तक वेट करिए। जैसे अभी किसी को वेट लॉस हो रहा है, किसी को लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, या किसी को लंप या स्वेलिंग या अल्सर है, तो 1 हफ्ते तक वेट करिए।
अगर एक हफ्ते तक कम नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आपके नियर बाय फिजिशियन को या ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलिए, क्योंकि जैसा ही मैंने बोला है, स्टेज 1 में अगर मैं डिटेक्ट करता हूँ तो ऑलमोस्ट 90 to 95% में क्योर दे सकता हूँ। तो जल्दी डॉक्टर को बताने का एम यही है कि मैं उसको स्टेज 1 में डिटेक्ट कर लूँ और उसको प्रॉपरली ट्रीट कर लूँ। आपका ट्रीटमेंट भी कम रहेगा, कॉस्ट भी कम रहेगा, कॉम्प्लिकेशन भी कम रहेगा और प्रोग्नोसिस भी अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको पता रहना चाहिए व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। अगर ये अमॉन्ग 7 वार्निंग साइंस अगर आपको किसी को भी कुछ भी वार्निंग साइंस है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से जाके मिलिए और अपना चेकअप कराइए। डोंट डिले द सिम्टम्स। इंडिया का आयरनी इज 70% ऑफ द कैंसर्स आर डिटेक्टेड इन स्टेज 3 and 4। क्यों? अवेयरनेस नहीं है लोगों में। लोग 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद सिम्टम्स डेवलप होने के बाद जाके डॉक्टर को मिलते हैं। जब वो स्टेज 1 से स्टेज 4 क्रॉस हो चुका है तब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत कम बचते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको ये सिम्टम्स है जो कम नहीं हो रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को बताइए। हो सकता है आपको कुछ है ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होगा नॉर्मली, बट आप बताने से क्या होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी पिकअप हो जाएगा। तो सबसे पहले जब देखा कि यूएस में जब ब्रेस्ट कैंसर की वो अर्ली स्क्रीनिंग होने लगी जेनेटिक टेस्टिंग के साथ, तो तब वो जल्दी पकड़ने लगे, तो उससे 80-90% उनके केसेस कम हो गए। बिल्कुल सही है। तो और अब भी हम देखते हैं कि सारे कैंसर्स को हम जीनोमिक बीमारी कहते हैं। करेक्ट। तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है मैं इसको 2 एरा में डिवाइड कर सकता हूँ, बिफोर 2010, आफ्टर 2010। बिफोर 2010 क्या होता था, हम जब पेशेंट को ट्रीट करते थे, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी, तो हम ये देखते थे कि ट्यूमर का साइज क्या है, कितना स्प्रेड हुआ है, सराउंडिंग लिम्फ नोड में गया है या नहीं गया है, और माइक्रोस्कोपी में देख के डिसाइड करते थे कि स्लो ग्रोइंग है या फास्ट ग्रोइंग है। आफ्टर 2010 क्या हुआ है, वी हैव गॉन टू डीएनए लेवल, क्योंकि अभी हमको पता है कि कैंसर द स्टार्टिंग इज डैमेज टू द डीएनए विच इज नॉट रिपेयर। और फॉर द ऑडियंस जिसको पता नहीं है, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। जो सेल बॉडी में कंट्रोल के बाहर चले गया और कीप ऑन मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते करते मास फॉर्म करता है। इसके पीछे डीएनए का हाथ है। डीएनए क्या करता है, डैमेज सेल को या तो रिपेयर करता है या किल करता है। बट जब आपका डीएनए इसको करने में पॉसिबल नहीं रहता है तब कैंसर बनता है। तो अब हमको पता है कि कैंसर का मेन रीजन इज डीएनए। तो नाउ वी आर स्टडीइंग जीनोमिक्स। जीनोमिक्स में क्या करते हैं हम, वी स्टडी कि कौन सा डीएनए डैमेज हुआ है और कौन सा डीएनए इसमें ड्राइवर फोर्स है टू कॉज कैंसर। इसमें 3 तरह से हम जीनोमिक को यूज कर सकते हैं। एक, टू डायग्नोस, सेकंड टू टेल द प्रोग्नोसिस, थर्ड टू ट्रीट कि ये ट्रीटमेंट पे काम करेगा या नहीं करेगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ इज टू प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ये पेशेंट में नहीं, बट अगर ये जेनेटिकली है तो उनके बच्चों को हम कैंसर आने से प्रिवेंट कर सकते हैं या अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम उसको ऑलमोस्ट 99% क्योर चांस दे सके। अब इट इज लाइक अ प्रिसाइज मेडिसिन आफ्टर 2010 जहाँ जीनोमिक्स इज इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट। तो इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको बोल सकता हूँ। समझिए घर में एक टेररिस्ट छुपा है और उसके साथ 10 लोग भी रहते हैं। जो 10 लोग हैं वो घर के रहने वाले। अब जीनोमिक के आने के बाद क्या हुआ है, वी हैव टारगेटेड थेरेपी, प्रिसाइज मेडिसिन। तो हम ऐसी एक गोली मार, मतलब वी कैन यूज अ स्नाइपर गन टू किल ओनली टेररिस्ट। बट 2010 से पहले कैसा था, इट वाज लाइक बॉम्बार्डिंग द हाउस कंप्लीटली। तो हम जो कीमोथेरेपी देते थे उससे पूरा घर जल जाता था। डेफिनेटली टेररिस्ट मरता था बट सराउंडिंग सेल्स जैसा नॉर्मल भी मर जाते थे और साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा रहते थे। बट नाउ आफ्टर जीनोमिक्स वी हैव अ वेरी गुड टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी जो ओनली कैंसर सेल्स को किल करेगा, नॉर्मल सेल्स को किल नहीं करेगा। आपका प्रोग्नोसिस क्योर चांस विल बी वेरी हाई एंड कॉम्प्लिकेशन रेट विल बी वेरी लो। तो फिर सारे डॉक्टर्स ये यूज क्यों नहीं करते हैं? नहीं, जो मैं बोला हूँ ये हर कैंसर के लिए अप्लाई नहीं होता है और हर कैंसर में हर सबटाइप में भी यूज नहीं होता है। बट जिसको इसका अवेयरनेस है वो लोग यूज करते हैं। और मुझे लग रहा है 2030 के बाद प्रोबेबली जीनोमिक्स विल बी द मेन ब्रांच विच विल डिसाइड कि पेशेंट को कीमोथेरेपी लगेगा, रेडिएशन लगेगा, सर्जरी यूज होगा या नहीं होगा। अभी भी सब लोग यूज नहीं करने का एक रीजन ये हो सकता है कि either they don't know about genomics और genomics अभी उतना भी डेवलप नहीं हुआ है कि it can be applied to all the cancer। जैसा in breast cancer it is very good,
In lymphoma, it is very good. In lung cancer, it is very good. But in still pancreatic cancer, if you ask me, या ब्रेन कैंसर में उतना डेवलप नहीं हुआ है. तो यस, वन थिंग इज वेरी क्लियर, फ्यूचर इज जीनोमिक्स. जो जीनोमिक्स को फॉलो नहीं करेगा या अपने प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं करेगा, प्रोबेबली वो, आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल लाइक कोटैक कैमरास और नोकिया फोन के जैसा बन जाएगा. यू हैव टू अपग्रेड. इफ यू डोंट अपग्रेड, यू विल डिसअपियर. एब्सोल्युटली. तो कैंसर जैसे होता है, एक तो अनुवांशिक हेरिडिटरी भी हो सकता है, नहीं तो अक्वायर्ड भी हो सकते हैं जैसे कि. तो आप जब देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स, तो आपको कौन सी ज़्यादा दिखते हैं, जो हेरिडिटरी रहते हैं या सोमैटिक या जो पिक्ड अप? तो ऑडियंस के लिए जिसको पता नहीं है, कैंसर दो तरह से हो सकता है. एक हम हेरिडिटरी बोलते हैं, एक सोमैटिक बोलते हैं. उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा मैं. हेरिडिटरी वो होता है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रंस को आता है. जैसा अगर आपके माता पिताजी को कैंसर था, तो आपको अगर वही कैंसर आता है तो उसको हेरिडिटरी बोलते हैं. सेकेंड है सोमैटिक म्यूटेशन, जो आपके माता पिताजी को नहीं था बट आपको डीएनए डैमेज हुआ है, जो डीएनए रिपेयर नहीं हुआ है और उसकी वजह से कैंसर हुआ है. और सोमैटिक म्यूटेशन चिल्ड्रंस में जाने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. तो एक है जो फैमिली में रन होता है, हेरिडिटरी कैंसर. एक है जो आपको म्यूटेशन की वजह से हुआ है. इन प्रैक्टिस 90% ऑफ द केसेस आई सी सोमैटिक, जो म्यूटेशन हुआ है आपको. ओनली 10% ऑफ द कैंसर हेरिडिटरी रहते हैं, जो या तो आपके पिताजी को, ग्रैंडफादर को से आपको आया है. तो 90% इज सोमैटिक म्यूटेशन. सोमैटिक म्यूटेशन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में पूछते हैं मेरे बच्चों को आएगा क्या, नहीं आएगा. बट अगर आपका सोमैटिक म्यूटेशन है तो आपके चिल्ड्रंस को नहीं आएगा. अगर हेरिडिटरी है तो आपके चिल्ड्रंस को आने के चांसेस है. तो आपने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है कैंसर जीनोमिक्स का, वो जो जीनोम टेस्टिंग के लिए. तो उसमें कौन से टाइप के पेशेंट्स आएंगे आपके पास या हमारे पास, कि वो प्रिवेंट करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए? इसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बोलना चाहूँगा. जो मैं कैंसर जीनोमिक क्लिनिक केयर हॉस्पिटल में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं मैप माई जीनोम को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था. एंड ये फैसिलिटी हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. इतना अच्छा टेक्निक, इतना अच्छा इनिशिएटिव, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू मिस. एंड ये इनिशिएटिव सिर्फ कैंसर के लिए नहीं है. आई एम सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि वैस्कुलर पीपल, जनरल सर्जन, फिजिशियंस, चिल्ड्रन जिसको हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, ये फैसिलिटी यूज करें. और अगर हम कोई ट्रीटमेंट उनके म्यूटेशन के बेसिस पे दे सकते हैं और पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं है. तो इसका ये मोटिव पैसे कमाना या रिच बनना बिल्कुल नहीं है. इसका मोटिव है कि इतनी अच्छी फैसिलिटी जब हमारे पास हैदराबाद में उपस्थित है, तो उसका हम यूज़ क्यों ना करें. थैंक यू. हम भी बहुत खुश है. ये हमें लगता है कि जब डॉक्टर्स खुद ये पहचान लेंगे, तो फिर हॉस्पिटल में रहना ज़्यादा. बिल्कुल. मुझे लगता है कि हम ये पेशेंट्स भी हम ये जीनोमिक में थोड़ा यूएस से थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि वो हमसे प्रोबेबली एक 5-6 साल आगे है. तो बट वी आर कैचिंग अप वेरी फास्ट. तो डेफिनेटली जीनोमिक्स अगर अफोर्डेबल है तो हमको बहुत सारे हमारे उसमें यूज़ करना चाहिए. मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ मेरे पेशेंट का जिसको कीमोथेरेपी काम नहीं कर रहा था. आई हैव डन जीनोमिक एनालिसिस. मुझे मालूम पड़ा कि इसमें ये म्यूटेशन है और ये ड्रग काम करेगा. जिसको सिर्फ 6 मंथ का सर्वाइवल था विद कीमोथेरेपी, विद माय टारगेटेड थेरेपी, मैं उनको 4 साल 5 साल भी दे सका हूँ. बट ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता है. तो जीनोमिक्स हमको स्टडी करना है कि ये ड्रग काम करेगा या नहीं करेगा, और अगर काम करेगा तो ही देना है. ये सबके लिए नहीं है. एक बार मैंने एक चार्ट देखा था, तो उसमें दिखाया हुआ था कि 75% एक कलर के थे, एक 25% थे. तो पूछा कि विच दिस ड्रग वर्क्स फॉर हाउ मेनी पीपल, और फिर पता चला कि 75 पे काम नहीं करता है, सिर्फ 25% पे काम करता है. Correct. तो आई थिंक जीनोमिक्स के साथ हम ये पता कर सकते हैं कि वो कौन से 25 है जिनके ऊपर काम कर सकता है, या और भी हम बाकी भी एक प्रिवेंशन में भी जीनोमिक्स भी काफ़ी यूजफुल हो सकती है. जैसे आपने ब्राका जीन्स के बारे में बताया. करेक्ट. जस्ट आपकी जो पहली पॉइंट है, वो वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड बिफोर आई फॉरगेट. जैसे आपने बोला कि 25% में काम करता है, वन मोर एस्पेक्ट ऑफ जीनोमिक्स इज
75 में काम नहीं करता, वो भी बताएगा वो। जैसा कि अगर मैं किसी को कीमोथेरेपी दे रहा हूँ तो मैं उसके कॉम्प्लिकेशन तो दे रहा हूँ उसको, बट अगर मुझे पता है कि ये कीमोथेरेपी ये पेशेंट में काम नहीं करेगा तो उसको मैं अननेसेसरी कॉस्ट भी दे रहा हूँ, उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन भी दे रहा हूँ। तो मेरा जीनोमिक समटाइम ये भी बताता है मुझे कि ये ड्रग ये पेशेंट में काम नहीं करेगा, तो मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ, उसके कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर सकता हूँ, उसको उसकी सेम कॉस्ट बचा के वी कैन यूज इट फॉर समथिंग एल्स। तो जीनोमिक्स मुझे सिर्फ ये नहीं बताता है कि ये पेशेंट में ड्रग काम करेगा, बट ये भी बताता है कि ये पेशेंट में ये ड्रग काम नहीं करेगा। एंड आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि बिल्कुल। आप टॉक्सिसिटी भी मतलब जो ड्रग के साइड इफेक्ट्स है वो भी आ बिल्कुल, सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कीमोथेरेपी और मोर्टेलिटी देखता हूँ तो 2 to 3% ऑफ द मोर्टेलिटी मींस कीमोथेरेपी देने के बाद जितने पेशेंट मर रहे हैं वो भी 3 से 4% रहते हैं, तो दैट इज आल्सो बिग नंबर। तो मैं 4% की मोर्टेलिटी अगर मुझे पता है कि ड्रग्स में काम नहीं करेगा तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ। तो मैं एक बार थोड़ा सा साइड में जाती हूँ, मैंने ये देखा कि आपके नाम भी एक टेक्निक थी, वो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? आपने भी अच्छा रिसर्च किया है मेरे ऊपर। नहीं, दिस इज सर्जिकल टेक्निक है ये, नथिंग टू डू विद जीनोमिक्स। आई एम मेन माय इंटरेस्ट वाज इन गायनेक ऑन्को, तो मैंने क्या किया, एक गोयल टेक्निक ऑफ हिस्टेक्टोमी इंट्रोड्यूस किया है जो पब्लिश हुआ है, जिसमें कुछ नया टेक्निक नहीं है, इट इज ओनली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, लाइक कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप सेकंड करना है। तो इसमें 10 स्टेप मैंने लिखा है जो अगर हम सीक्वेंसली करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होते हैं। मेनली ये सीए कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम और बिनाइन एंडोमेट्रियम लीजन्स के लिए भी किया जाता है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट कम होंगे, जैसा यूरिट्रिक इंजूरीज, ब्लैडर इंजूरीज और रेक्टल इंजूरीज। तो कुछ नया टेक्निक नहीं है, इट इज लाइक जस्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो 1 से 10 तक करना है हमको, जिससे आपके कॉम्प्लिकेशन रेट कम होंगे। क्योंकि मैं ये भी देखा आपने काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं, जो भी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, एक चीज जो अभी मैं एक छोटी स्टोरी के साथ स्टार्ट करूंगा। मैं हाईपैक में ट्रेंड हूँ, हाईपैक के लिए मैं मिलान इटली गया था, तो मेरा ये प्रोग्राम था 1.5 मंथ का। तो फर्स्ट डे मैं ओटी में एंटर किया, तो हाईपैक प्रोसीजर चल रहा था, तो फर्स्ट दिन मैं प्रोसीजर देखा, इवनिंग 5 o'clock मैं ओटी से बाहर आया, इंडिया फ़ोन किया, मैं बोला मेरी फ्लाइट 2 वीक प्रीपोन कर ले, क्योंकि वो जो टेक्निक कर रहे थे मैं ये 3 साल से कर रहा हूँ। तो सर्जिकल टेक्निक उधर कुछ सीखने के लिए कुछ है नहीं। इंडियन सर्जन यूएस सर्जन या यूके सर्जन से 100 टाइम बेटर है। हम जो चीज़ में लैक करते हैं वो है रिसर्च। हमारे पास इतना मटेरियल है, हमारे पास इतना सब्सटेंस है, इतना सब है, बट हम पेपर नहीं लिखते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। तो मेरा शौक है पेपर लिखना, तो मेरे नाम पे मोर देन 25 पेपर्स है जो मैंने लिखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब कलीग्स, सब डॉक्टर्स जो अच्छा काम करते हैं पेपर लिखना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ है जिसमें वेस्टर्न डॉक्टर्स हमसे आगे हैं, अदरवाइज नॉलेज, स्किल्स या पेशेंट केयर वी आर द बेस्ट। And you also see many more patients and many types of patients. Correct. तो that is what the number of cases. अब उसका मैं एग्जांपल ओरल कैंसर से दूंगा। ओरल कैंसर जो मेरा कॉन्टेम्परेरी डॉक्टर यूएस में 1 साल में ऑपरेट करता है, मैं इधर 1 महीने में ऑपरेट करता हूँ। नंबर अगर वो 100 केसेस पर ईयर देखता है तो 100 केसेस में पर मंथ देखता हूँ, क्योंकि इतना इधर लोड है कैंसर का। बट ओनली थिंग इज हम पेपर नहीं लिखते हैं, वी डोंट पब्लिश। तो इसीलिए लगता है कि रिसर्च करना चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी, आई सॉ द रिसर्च मैप में जीनोम में जो हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग एकेडमिक में भी यू आर फ्रंट, तो मैपाजन का काम सिर्फ लाइक इंडस्ट्री में एंटर होना है, पैसे कमाना नहीं है, रिसर्च भी है। तो एवरीबॉडी आपके 10% टाइम, 10% रेवेन्यू शुड बी स्पेंड ऑन रिसर्च। बिल्कुल, बिकॉज उसी से फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ बिल्कुल। अब अगर ये रिसर्च रहता ही नहीं था तो प्रॉब्लम ये बात ही नहीं करते थे। क्यों? अगर रिसर्च नहीं होता तो जीनोमिक्स ही नहीं आता था, जीनोमिक्स नहीं आता था तो हम आज बैठ के बात ही नहीं करते थे। तो हमने अभी एक नई जो 2-3 है इनिशिएटिव्स, तो एक इनिशिएटिव हमारा है 100 साल, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो लोग 90+ ईयर्स जो जीते हैं वो क्यों ऐसे, उनमें क्या स्पेशल है। और तो हमने काफ़ी सारे सैंपल्स कलेक्ट किए। एक हमने अभी कैंसर में भी हम करना चाहते हैं, बढ़िया है, और एक कर रहे हैं वो रेटिनोपैथी में, और काफ़ी सारे वैसे। डेफिनेटली, इसीलिए मैं जब देखा मैपाजन में इतना रिसर्च हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल लोगों का सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल है, पैसे कमाओ, बेचो, निकलो, बट दैट शुड नॉट बी द एम। हमको डेवलप होना है,
to make India a progressive country. बिल्कुल। तो डॉक्टर विपिन, आप कई सालों से आप जिनोमिक टेस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपके पास कौन से टाइप के पेशेंट्स आते हैं ज़्यादा? कौन से टाइप के टेस्ट मोस्टली आप लिखते हो? इंडिया में फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है और जिनोमिक इज वेरी गुड फॉर ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि 15 to 20% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज हेरिडिटरी, जो फैमिली में रन होता है। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता हूँ ब्रेस्ट कैंसर के लिए। उसके बाद जिनोमिक हेल्प होता है कोलोन कैंसर के लिए, जिसमें अगर किसी को पॉलिप्स है विच आर प्रीमेनेंट कंडीशन जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसमें भी जिनोमिक्स हेल्प होता है। तो अगर मैं 100 केसेस देखता हूँ तो उसमें मैक्सिमम विल बी ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर में मोस्टली आप ब्राका जीन देखते हैं या बाकी जीन्स भी है उसमें? नहीं, अभी तो जो डाटा अवेलेबल है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर ब्राका। तो यस, दूसरे जीन्स के लिए भी डाटा आ रहा है, बट अभी मुझे उतना कॉन्फिडेंट नहीं है वो डाटा पे। तो अगर मैं 100% कोई चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं वो चीज़ लिखता नहीं हूँ। बट ब्राका के लिए तो बहुत सारे पेपर्स हैं जो प्रूव कर चुके हैं कि इट इज़ वेरी गुड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो मैं लिखता हूँ ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेनली। तो हम जब वो प्रिवेंटिव जब हम करते हैं तो उसमें हम एक तो ब्राका बिल्कुल देखते ही हैं, लेकिन साथ में बाकी जीन्स के भी इफेक्ट देख रहे हैं कि करेक्ट। और उसकी भी हम आपको थोड़ी सी मतलब देखेंगे कि उसका कैसे डेटा आपको। बिल्कुल। तो जस्ट मैं डाटा के लिए वेट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा है आपका रिसर्च अभी चल रहा है, वो उसमें अगर अच्छा डाटा अवेलेबल होता है जो इंडिया पेशेंट के लिए हेल्प होगा तो मुझे लिखने से कोई परहेज नहीं है। बट जब तक डाटा स्ट्रॉन्ग डाटा अवेलेबल नहीं है तो मैं तो ब्राका लिखते रहूँगा। और सर्जरीज भी तो बहुत टाइप की होती है ना, तो आप जब जैसे अगर किसी को ब्राका टेस्ट में वो म्यूटेशन मिले तो फिर आप कौन सी टाइप की सर्जरीज करते हैं? करेक्ट। ब्राका टेस्ट अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक, ये पेशेंट में हम स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करेंगे कि उसको सेकेंड प्राइमरी ना डेवलप हो, और यही पेशेंट में हम उसका एब्डोमेन स्कैनिंग भी करेंगे कि उसको ओवरी डेवलप ना हो। सेकेंड, उनके चिल्ड्रंस को हम स्क्रीन करेंगे कि उनमें म्यूटेशन है या नहीं है, अगर है तो उसमें स्क्रीनिंग करेंगे। इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एंजेला जोली, जो सबको पता है, जो BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव थी, उसने बायोलैटरल प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टोमी करवाया था टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। बट उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि बहुत सारे फीमेल्स बिना BRCA के भी दे हैव अंडरगॉन मैस्टेक्टोमी। तो ये पता रहना चाहिए कि आपको जरूरी है या नहीं है। जरूरी है तब कराना है। तो अगर आपका BRCA पॉजिटिव आता है तो ये हमको कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी के लिए हेल्प होगा और सर्जरी के लिए हेल्प होगा, जो हम प्रिवेंटिव सर्जरी बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट के ओवरीज भी निकालेंगे ताकि उसका सर्वाइवल भी बढ़े और उसको फ्यूचर में ओवरी कैंसर भी डेवलप ना हो। और बाकी टाइप्स के क्या सर्जरी? एक तो आपने प्रिवेंटिव सर्जरी बताई, दूसरी क्यूरेटिव। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सर्जरी। मैं ऑन्को सर्जरी के बारे में बोलूँगा। एक है प्रिवेंटिव सर्जरी, सेकेंड इज क्यूरेटिव, थर्ड इज पैलिएटिव एंड फोर्थ इज रिकंस्ट्रक्टिव। प्रिवेंटिव जैसा मैं बोला आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर किसी को बीमारी नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको बीमारी डेवलप ना हो, उसको हम प्रिवेंटिव सर्जरी बोलते हैं। जैसा एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया BRCA म्यूटेशन, अगर किसी को BRCA पॉजिटिव है और उसका मैं ब्रेस्ट या ओवरी निकालता हूँ कि उसको डेवलप ना हो, वो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। सेकेंड एग्जाम्पल ओरल कैंसर, अगर किसी को ल्यूकोप्लेकिया, व्हाइट पैच जो मुंह में रहता है, उसको हम निकालते हैं ताकि वो व्हाइट पैच ल्यूकोप्लेकिया कैंसर में डेवलप ना हो, उसको हम प्रिवेंटिव बोलते हैं। सेकंड आता है क्यूरेटिव, जिसमें अगर किसी का हम ट्यूमर, जिसको कैंसर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है या बीमारी है और सर्जरी करके मैं वो बीमारी को ठीक कर रहा हूँ, तो उसको क्यूरेटिव सर्जरी बोलते हैं। ये किया जाता है स्टेज 1 to 3 कैंसर में। जैसा अभी कोई ब्रेस्ट एग्जाम्पल बोलूँगा, अगर किसी को ब्रेस्ट में गांठ है, उसको सिम्टम्स है और मैं सर्जरी करके उसका ब्रेस्ट या गांठ निकालता हूँ, तो उसको बोलते हैं क्यूरेटिव सर्जरी। थर्ड आता है पैलिएटिव सर्जरी। इसमें मैं सर्जरी करता हूँ उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए नहीं, उसको सिम्टम्स कम करने के लिए। अगर किसी को कुछ सिम्टम्स है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है और उसके सिम्टम्स कम करना है, तो उसके लिए जो मैं सर्जरी करूँगा उसको बोलूँगा मैं पैलिएटिव सर्जरी। इसका एग्जाम्पल है सिम्प ब्रेस्ट कैंसर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर किसी को ब्रेस्ट लंप है जो स्किन इन्वॉल्व हो गया है और फूट गया और उससे ब्लीडिंग हो रहा है, अगर वो ब्लीडिंग ट्यूमर को मैं सर्जरी से निकालता हूँ तो मैं उसके सिर्फ सिम्टम्स कम करूँगा, पेन एंड सफरिंग, बट मैं उसकी लाइफ बढ़ाऊंगा नहीं। इसको बोलते हैं पैलिएटिव सर्जरी। लास्ट है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें
जो अफेक्टेड पार्ट मैंने सर्जरी से निकाला है वो एम्प्टी स्पेस को अगर मैं फिल कर रहा हूँ पेशेंट के ओन टिश्यू से या प्रोस्थेसिस से, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें कंप्लीट ब्रेस्ट निकालने के बाद अगर मैं एब्डोमिनल मसल और फैट यूज कर रहा हूँ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। सेकेंड ओरल कैंसर, जिसमें अगर सर्जरी के बाद अगर मैं ये मैंडिबल निकालता हूँ और पाँव का फिबुला यूज करके मैंडिबल को रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो आप ये चारों टाइप्स की सर्जरीज करते हैं? यस, इंडिकेटेड केस में चारों टाइप ऑफ सर्जरी करना चाहिए, बट अगर मुझे लगता है कि ये सर्जरी ये पेशेंट को हेल्प नहीं होगा तो मैं नहीं करता हूँ। बहुत सारे बार पेशेंट मेरे पास आते हैं, सर मुझे सर्जरी कराना है, मैं बोलता हूँ नहीं स्टेज 4 है, ये तुमको सर्जरी हेल्प नहीं होगा, कीमोथेरेपी ले लो या टारगेटेड थेरेपी ले लो। दे विल सेटल कि नहीं सर मुझे कराना है प्लीज करिए। तो अगर इंडिकेटेड है तो मैं करूंगा, तब मैं बोलता हूँ ये सर्जरी मैं तो नहीं करूंगा, और कोई कर रहा है तो करा लो, बट मैं नहीं करूंगा। तो अगर इंडिकेटेड है तो डेफिनेटली आई विल ऑफर, और इंडिकेटेड नहीं है तो आई विल नॉट ऑफर। तो आपने एक शुरू में एक बात कही थी कि ज़्यादातर लोग स्टेज 3 पे आते हैं, तो लोगों को हम जैसे अगर छोटे गांव में जाएं तो ये नॉलेज हम वहाँ पे कैसे स्प्रेड करें कि आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास आना चाहिए, और डॉक्टर के पास आना मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, आप एक्चुअली जल्दी ट्रीट हो जाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन आपका गलत है इधर। आप सोच रहे हैं कि छोटे गाँवों में ही लोग थर्ड स्टेज में आते हैं। हैदराबाद का एग्जाम्पल, तो हैदराबाद में भी आते सब चीज ना ही छोटे गाँव में, बड़े गाँव में भी ये प्रॉब्लम है। बड़े गाँव का एक प्रॉब्लम, छोटे का प्रॉब्लम जस्ट मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा। बड़े गाँव में एग्जाम्पल, हमारे एक आंटी वेरी रिच एजुकेटेड, ब्रेस्ट कैंसर 1 साल से लंप था बट बताया नहीं, 1 साल के बाद आए जब ये स्टेज 4 ऑलरेडी बन चुका था। तब मैं बोला क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो अवेयरनेस आपको छोटे गांव में भी चाहिए और बड़े गांव में भी चाहिए, हैदराबाद में भी चाहिए, बॉम्बे में भी चाहिए, दिल्ली में भी चाहिए। लोगों को अवेयरनेस है बट प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ शाइनेस और कौन क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, मेरे रिलेटिव क्या सोचेंगे, वो सब सोच के बताते नहीं है। तो आपको अपना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपका हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सबसे पहले अपना हेल्थ देखना है, बाद में दूसरा क्या सोचेगा देखना है। तो आपको अगर कोई भी वार्निंग साइन है, कोई सिम्टम्स है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलिए, डोंट हेजिटेट। ये है आपके बड़े गांव का। छोटे गांव का प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर। जैसा एग्जांपल, आई बिलोंग टू माय होम टाउन बीदर, जो यहाँ से 130 किलोमीटर पे है। मैं एवरी सेकेंड और फोर्थ सैटरडे उधर जाता हूँ सर्विसेज देने के लिए, क्योंकि उधर कोई कैंसर डॉक्टर है नहीं। तो मैं तो उधर फ्री भी सर्विस देता हूँ, मैं तो फ्री भी पेशेंट देखता हूँ। छोटे गांव का प्रॉब्लम ये है कि कैंसर डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है, तो वो दिखाते हैं नॉर्मल फिजिशियन को, नॉर्मल सर्जन को, जो यूजुअली उनकी भी गलती नहीं है, दे आर नॉट ट्रेन्ड इन कैंसर, तो पिक नहीं कर सकते हैं। तो जब तक वो सिटी आते हैं वो स्टेज 1 से स्टेज 3 हो जाता है। तो स्टेज 3 होने का सिर्फ गांव में नहीं है, अवेयरनेस गांव में भी चाहिए और शहर में भी चाहिए। बट गांव का जो प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव गुड डॉक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और जैसे छोटे छोटे PHC है, CHC है, या उसमें है, आपको एटलीस्ट वंस अ मंथ सुपर स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना चाहिए। प्लस एज यू आर डूइंग बहुत जरूरी काम, यू हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन सोशल मीडिया। अवेयरनेस टॉक देना चाहिए लोगों को, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर पता रहना चाहिए कि हम कब डॉक्टर को जाके मिले। बिल्कुल, आई थिंक जब तक लोगों को पता नहीं, बार बार हम ये मैसेज नहीं स्प्रेड करेंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। करेक्ट। तो जैसे ही आपका ये अभी मैं कुछ सुबह आप ही बोल रहे थे 26th एपिसोड, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट है आपका 26 एपिसोड बनाने, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैंने भी लिया है छोटे लेवल पे। यूट्यूब पे मेरा चैनल है जहाँ पर मैं अवेयरनेस वीडियोस डालते रहता हूँ जो नहीं पहुँच सकता। अभी जैसा यूट्यूब है, फेसबुक है, छोटे गाँव में भी है, हर एक के हाथ में है। तो आज अवेयरनेस फैलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप वीडियोस बनाइए, यूट्यूब पे डालिए, लोग देखेंगे और धीरे धीरे अवेयरनेस फैलेगा। बिल्कुल। तो आप और कुछ बताना चाहते हैं जो हमारे दर्शकों को मैंने कवर नहीं किया हो? नहीं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपने कवर कर चुके हैं। वार्निंग साइन आपने डिस्कस नहीं किया, तो इन शॉर्ट में आपको वार्निंग साइन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने वर्ड यूज़ किया है। 7 वार्निंग साइन जो सबको पता रहना चाहिए है। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और वार्निंग साइन उनको भी बोलिए। अगर किसी को गांठ या लंप है शरीर के बाहर या अंदर जो आपके हाथ को फील होता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है। एक
दूसरा, अगर आपके बॉडी में अल्सर है या तो स्किन पे या म्यूकोसा पे या मुंह में या ब्रेस्ट पे, तो वो अल्सर अगर मार लग के हुआ है या शॉर्ट टर्म के लिए है तो डरने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको इमीडिएटली मिलना है। थर्ड, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके मोशन में, यूरिन में या मेंस्ट्रुअल के बाद या मेंस्ट्रुअल रुकने के बाद या पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग होता है या यूरिन में, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना है। फोर्थ, लॉस ऑफ वेट, अगर आपका बिना किसी रीजन से आपका वजन कम हो रहा है, आप फास्ट रखते हैं या आप डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वजन कम हो रहा है, नो प्रॉब्लम। बिना किसी रीजन से आपका वजन कम हो रहा है तो हो सकता है आपको कोई बीमारी हो। फिफ्थ, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख कम हो गई है। जैसे एग्जांपल, आप पहले 3 चपाती खाते थे या 2 बॉल ऑफ राइस खाते थे, अभी आपकी डाइट कम हो गई है, तभी भी ये कैंसर हो सकता है। देन अगर आपके डाइटरी हैबिट चेंज हो गए, जैसा आपको या तो कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का डेफिनेशन अलग अलग रहता है। आपकी जो 2 साल या 3 साल पहले की जो रूटीन थी, जैसे आप या 2 बार 1 बार मोशन जाते थे या दिन में 2 बार जाते थे, अभी वो चेंज हो गया है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या डायरिया हो रही है, देन हो सकता है कि वो वन ऑफ द वार्निंग साइन ऑफ कैंसर हो। तो इसमें से, या मोस्ट कॉमन फॉर लंग कैंसर, आपको अगर खांसी है जो रुक नहीं रही है या फिर खांसी में खून आ रहा है, तो ये सब सिम्टम आपको हो सकता है कि आपको कैंसर है। इसमें से अगर कोई भी है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलिए, चेकअप कराइए और सेफ हो जाइए। और जो जैसे आपने कहा कि जो गांव में वहाँ पे उन लोगों को ज़रूरी नहीं है कि उनको एक्सेस हो कोई डॉक्टर के, तो अगर कोई टेस्ट कराना होता है तो वो कैसे, वो क्या फिर जब आप 2 वीक में 1 बार जाते हैं तभी आप कराते हैं? तो मैं इसीलिए जब मैं अपने गांव जाता हूँ बीदर, तो मैं 2 दिन जाता हूँ, सैटरडे और संडे। सैटरडे में पेशेंट देखता हूँ और उनको कुछ टेस्ट चाहिए तो लिख देता हूँ, और संडे उसके रिपोर्ट आ जाते हैं। अगर बाय एनी चांस दे कैन नॉट डू ऑन सैटरडे और फिर कभी कराते हैं, तो मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे वो रिपोर्ट भेज देते हैं और मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि उनको इधर आके जाने के लिए मिनिमम 10,000 रुपये लगेगा। तब मैं जाके देख रहा हूँ तो व्हाट्सएप पे मैं उनको ट्रीटमेंट बोल सकता हूँ। मैंने एक अजीब सी बात सुनी जो यूट्यूब में, कि कुछ लोग सोचते हैं कि कैंसर कंटेजियस होती है, जैसे छूत की बहुत अच्छा क्वेश्चन, नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत सारे पेशेंट भी मुझे पूछते हैं, जैसा कि हम सेम थाली में खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, अगर हम नहा रहे हैं तो सेम टब यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कैंसर लाइफस्टाइल डिसीज है, ये इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है। लाइफस्टाइल डिसीज है जो आपकी गलती से आई है। इन्फेक्शियस डिसीज है जो एक से दूसरे को फैलती है, जैसा टीबी। तो कैंसर इज नॉट अ इन्फेक्शियस डिसीज, ये एक से दूसरे को नहीं फैलेगी। अगर ये होती थी तो अब तक मैं यहाँ बैठा नहीं रहता था। अब तक मैंने मोर देन 2000 पेशेंट को ट्रीट किया है, 2000 पेशेंट को कितने बार हाथ लगाया है। तो अगर वो कंटेजियस रहता था तो सबसे पहले मुझे कैंसर होता था। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आपको जरूर पता होगा। बिल्कुल कंटेजियस नहीं है, ये ऐसा फैलता नहीं है। तो अगर आपके और कोई कमेंट नहीं हो तो मैं रैपिड फायर राउंड बिल्कुल। अच्छा, आपकी फेवरेट किताब या मूवी कौन सी है? फेवरेट किताब मेरी, मैं कैंसर पे ही पढ़ा हूँ, उसका सिद्धार्थ मुखर्जी के द्वारा कैंसर एम्परर ऑफ ऑल मार्टिर्स, बिल्कुल सही है, आपने पढ़ी है? तो जिसको भी कैंसर में इंटरेस्ट है ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। अभी उनकी 3rd बुक भी आ गई है, द सॉन्ग ऑफ अ सेल। करेक्ट। एक और जीन भी है, तो मैंने तो सारी पढ़ी है। पसंद आई आपको? हाँ बिल्कुल, मेरे रैक पे। तो आपने बता दिया कि आप टेनिस खेलते हैं, लेकिन आपकी कोई फेवरेट गेम है या कोई और? मेरे 2 हॉबीज है, एक तो स्पोर्ट्स और ट्रैवलिंग। तो स्पोर्ट्स में तो अभी तो टेनिस चल रहा है, आई डोंट नो जब तक नीज अलाउ करेंगे मैं टेनिस खेलूंगा, उसके बाद शायद आई विल मूव टू गोल्फ। और सेकंड इज ट्रैवलिंग। तो आपको फास्ट गेम्स पसंद है या स्लो? फास्ट। सर्जरी में भी इसलिए चैलेंजेस रहता हूँ, तो गेम में भी इसलिए फास्ट गेम पसंद है। तो हो सकता है आपके जीनोम पत्री में आए कि आपके स्प्रिंट जीन है। हाँ देखते हैं, जीनोम पत्री अभी सैंपल लिया हूँ, देखते हैं क्या निकलता है। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कब होते हैं, सुबह या शाम को? डेफिनेटली मॉर्निंग। हमारे हॉस्पिटल में मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट 3 बजे के बाद मैं काम नहीं करता हूँ यूजुअली। मेरा दिन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है और यूजुअली 4 o'clock 5 o'clock तक मैं एंड कर देता हूँ। उसके बाद कोई पेशेंट आया तो मुझे देखने का मूड नहीं रहता है,
क्योंकि जो फ्रेशनेस, जो एनर्जी मुझे मॉर्निंग आवर्स में रहती है वो आफ्टरनून और इवनिंग में नहीं रहती है। इसलिए मेरा ओटी सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है। अगर ओटी स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो मैं केस पोस्टपोन कर दूंगा, बट आई विल डूइंग फर्स्ट राउंड ओनली मॉर्निंग। आपने ट्रैवलिंग भी बताया, तो आपका कौन सा फेवरेट स्पॉट है? फेवरेट स्पॉट स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। और अगर आप डॉक्टर ना बनते तो क्या बनते? मैं बिजनेस फैमिली से हूँ। अगर मैं डॉक्टर नहीं बनता तो डेफिनेटली एक शोरूम डाल के बैठता था और बिजनेस करता था। तो ये आपकी मारवाड़ी जीन्स है। हाँ वो तो अभी भी थोड़े हैं, जिन्होंने शायद वो पत्रिका में मालूम पड़ेगा क्या मारवाड़ी जीन्स के बारे में। पता चल जाएगा। वो एंसेस्ट्री जो हम करते हैं तो बताते हैं कहाँ से है आप। एक तो वो एंसेस्ट्री में पता चलता है, और जो जीनोम पत्री में वो मोस्टली आपके ट्रेड्स, आप कॉफ़ी, कुछ लोग कॉफ़ी पी सकते हैं, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों के सो नहीं सकते हैं हाँ, कॉफ़ी पीने के बाद। करेक्ट। कुछ लोगों के कुछ खाने के बारे में, जैसे न्यूट्रिशन, दूध दूध के कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम होती है, या ग्लूटेन। तो काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में, कैंसर के भी रिस्क के बारे में मोस्टली हम एक्सप्लेन करते हैं। जेनेटिक काउंसलर ये एक्सप्लेन करता है कि उससे क्या हो सकता है और आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं डॉक्टर नहीं बनता तो बिजनेसमैन बनता था, इसीलिए अगर कोई नेगोशिएशन होता है तो हमारे डॉक्टर्स में भी मुझे सबसे आगे रखते हैं। वो भी मेरे जीन्स में है। जीन्स में भी है, परवरिश में भी है। बिल्कुल। क्योंकि मेरी 12th तक, जब तक मैं घर पे था, मैं एवरीडे शॉप पे बैठता था। जहाँ पर डैड थे वो टाइम पे हमारा होंडा शोरूम था, तो मैं वहाँ बैठता था। तो वो अनकॉन्शियसली वो माइंड में आ ही जाता है। तो वही मुझे ज़्यादातर एक और इस बात से याद आ गया कि हम एक और जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे बिजनेस, बिल्कुल, वो क्या जेनेटिक है या नहीं। हाँ, तो मेरे में मालूम पड़ेगा पत्रिका में थोड़ा, हाँ, तो अभी हम एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में देखें, क्योंकि अच्छा। वो बोल रहे थे कि ज़्यादातर जो है इतने कम क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी वो परवरिश से उनसे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो यहाँ इधर दो चीज आप मैं जस्ट कंबाइन कर सकता हूँ जो हम डिस्कस किए थे। एक है आपके जीन्स में, एक ही हेरिडिटरी और एक ही सोमैटिक। तो आपके हेरिडिटरी में है या नहीं है आपको एंटरप्रेन्योर बनना। थोड़े लोग होते हैं जो जीन्स में नहीं रहते हुए भी बाय द हार्ड वर्क दे कम। बाय द हार्ड वर्क, बिल्कुल। सो दैट्स व्हाट आई टेल माय मेरे बच्चे जो है। सो जैसे मेरे में एक वो था कि आई कैन रन फास्ट, तो मैंने कहा आपके हो सकता है स्प्रिंट जीन्स। लेकिन ये स्प्रिंट जीन्स काफ़ी कम लोगों में है, क्योंकि जब फैमिन्स और ड्रॉट्स वगैरह आए काफ़ी सालों से, तो फिर एनर्जी कंजर्व करने के लिए अच्छा, वो जीन्स थोड़े म्यूटेट हो गए। तो काफ़ी कम लोगों में है वो स्प्रिंट जीन्स, एंड इसलिए ज़्यादातर लोगों में वो जो होता है हेटेरोजाइगस, तो मतलब नॉट एंड्योरेंस, नॉट दे आर सॉर्ट ऑफ कंजर्विंग। वन मोर बुक आई रेड, रूट्स, हाँ बिल्कुल, probably you would have read। तो उसी में भी दैट पर्सन ट्रेस करता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, अफ्रीका, स्लेव, ऑल दैट। तो वो भी पता कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक जो आपसे पहले जो डॉक्टर थंगराज आए थे, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। अच्छा। सिस्टम में तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जो अंडमान में जो है वहाँ पे फर्स्ट साइंस ऑफ जो अफ्रीका से जो लोग आए थे वो सबसे पहले वहाँ के लोगों में। अच्छा। और भी कई तरह सारी थ्योरीज वगैरह, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है उसमें। तो वो भी आप सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मैं मेरा देखूंगा मैं कहाँ से आया हूँ। बिल्कुल, वो ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। लोग हमेशा गूगल में ये सर्च करते हैं कि who am I, where do I come from? करेक्ट। तो अभी अगर आपको गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं, आपको चाहिए कि हुआ है मैं कहाँ से आया हूँ, तो इनसे आके मिलिए। क्योंकि हमने 2 टैगलाइंस यूज की, क्यूरियोसिटी इज इन माय डीएनए, और एक और है कि मैं इसलिए पूछ रही थी कि जैसे जो छोटे गांव और शहर में है, सब जगह हम अलग अलग सेंटर नहीं बना सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं कि सैंपल वहाँ से यहाँ से। बिल्कुल तो हम बोलते हैं लाइक टेलीमेडिसिन। तो ये जो किट जो बनाया है उससे कहीं से भी हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो छोटे गांव से भी, बड़े गांव से भी, कहीं से भी सैंपल कलेक्ट हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं हर घर डीएनए। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल। Where you see genomics in 2030? So genomics right now, अभी तो हम कर रहे हैं कि you are looking at, जैसे especially oncology में
वी आर सीइंग मोर एंड मोर यूज की इसमें अलग अलग मतलब प्रिसिशन मेडिसिन वगैरह वो देख रहे हैं। अभी जो नया रिसर्च हो रहा है वो एक हम देख रहे हैं कि जो एपिजेनेटिक्स है, जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, वो भी हम अब जीनोम सीक्वेंसिंग से पता कर सकते हैं, ये वो है। एक और चीज़ जो हम अभी एक और रिसर्च कर रहे हैं वो है माइक्रोबायोम जो कहते हैं, जैसे कि हमारे गट में कौन सी बैक्टीरिया वायरसेस है, क्या उनका कोई प्रभाव है, क्या कोई। सो जीनोमिक्स हम जो थोड़े साल बाद में देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि सारी अलग अलग चीज़ों का जो है अब हम एक्चुअली क्वांटिफाई कर सकेंगे। हमें पता तो था ही, आपको तो एक्सपीरियंस से पता होगा कि कैसे होता है ये लाइफस्टाइल से हो गया, लेकिन अब ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी और हम फिर मशीन लर्निंग लेके उससे ये पता कर सकते हैं कि उसका स्कोर क्या है। तो एक हम मैपमा जीनोम में भी कर रहे हैं कि हम सारे अलग अलग टाइप के, जैसे लाइफस्टाइल की इंफॉर्मेशन हो या हमारे जीनोमिक की इंफॉर्मेशन हो या माइक्रोबायोम की इंफॉर्मेशन हो या ब्लड टेस्ट की इंफॉर्मेशन हो, वो सारे हम कंबाइन कर सकते हैं, तो उनको बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो जीनोमिक बेस बन जाएगी, उसके बाद में आपके अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर हम कुछ लोग होते हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और ये उसमें भी ये कहना है कि कैंसर हो सकता है कि आपको कोई प्रोडक्ट यूज करने से भी ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जॉनसन जॉनसन का टार्क पाउडर का आया था न्यूज़ में, इट कैन कॉज स्किन कैंसर। तो हम जो कर रहे हैं ये जैसे उसको बेस ले सकते हैं, उससे पता चल सकता है कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए काम कर सकता है, फिर कौन सी दवाई आपके लिए काम कर सकती है, कौन सा जैसे कौन सी विटामिन्स की आपको ज़रूरत है। तो मतलब वो जीनोमिक्स में मतलब बेस बन जाएगा। और इससे थोड़ा मेडिसिन से बाहर पूछता हूँ क्वेश्चन, जैसा अभी मेरा बेटा है, क्या साइंस उतना डेवलप हुआ है कि उसका एनालिसिस करके बोल सकते हो कि ये प्रोबेबली फुटबॉल अच्छा खेलेगा, इसको फुटबॉल में जाना चाहिए, या इसको अगर म्यूजिशियन बनाएंगे तो प्रॉब्ली अच्छा करेगा? तो ये अपनी बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है कि आपके जैसे जैसे बीमारियों में भी वैसे होता है, एक आपका इंक्लिनेशन होता है, करेक्ट, बट सेकेंड इज हार्ड वर्क। तो अगर म्यूजिशियंस का आप हम देखते हैं कि कुछ लोगों में होता है, देयर इज एबिलिटी टू मैच म्यूजिकल टोन, जैसे मेरे में भी है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया तो मैं गा नहीं सकती। सेम मेरे स्प्रिंग जीन्स है, लेकिन मैं अभी जाके किसी से इतना कंपटीशन में मैं भाग नहीं ले सकती, क्योंकि जो भी करना होता है उसमें नर्चर होता है बट नेचर भी हो सकता है। बिल्कुल। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि जब हम ये एनालिसिस करेंगे तो उससे ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे उनका, अगर वो उसमें इंटरेस्ट हो, जैसे अगर फुटबॉल में इंटरेस्ट हो और स्प्रिंग जीन्स हो तो मे बी इट इज गुड फॉर यू। तो ये ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, बट ये नहीं बता सकते कि सक्सेस होगा नहीं, सक्सेस होगा नहीं, बट चांस ऑफ सक्सेस हायर इफ दे आर इंटरेस्टेड। बिकॉज अगर हम किसी को फोर्स करें कोई भी फील्ड में तो वो कभी नहीं होगा नहीं, अंदर से इंटरेस्ट आना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ कि सम पीपल कैन डू इट आउट ऑफ शेयर हार्ड वर्क, सम पीपल जैसे अगर 30-40 इयर्स के बाद में भी मैराथन दौड़ना शुरू करते हैं, बड़े आराम से दौड़ते हैं। तो इट डिपेंड्स, सम ऑफ इट इज आपकी विरासत जीन्स में जो है, कुछ है जो आपने मतलब। तो इसमें दोनों चीजें, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों को सपोर्ट करना है। बिल्कुल, धन्यवाद। आई होप ऑडियंस को कुछ हेल्प मिला होगा हमारे टॉक से, और अगर कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन माय फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, सेम विथ मैपमा जीनोम। आई थिंक any question in the comment section you can put, we'll try to answer it. Thank you. Thank you.